गुड डे डियर स्टूडेंट। एमए फाइनल की क्लास में हमारा बिंदु चल रहा था भारतीय संघ व्यवस्था और संविधान सभा में वाद विवाद। और इस बिंदु पर चर्चा करते हुए हमने दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इससे पहले वाले वीडियो में चर्चा की। पहला था संघ सरकार की संकटकालीन शक्तियां और दूसरा आय के स्रोतों का वितरण। आज हम चर्चा करेंगे इससे आगे के बिंदुओं पर। और इससे आगे का जो पहला बिंदु है वह राष्ट्रीय नियोजन के संबंध में है, यानी योजना आयोग के विषय में। योजना आयोग की स्थापना एक संवैधानिक प्रावधान के तहत नहीं की गई, बल्कि इसकी स्थापना कार्यकारिणी के आदेश द्वारा की गई। और कार्यकारिणी ने आदेश द्वारा 1950 में भारत सरकार के लिए योजना आयोग का निर्माण करके संपूर्ण देश के आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाने और उसके लिए धन की व्यवस्था करने का कार्य योजना आयोग को सौंपा। योजना आयोग की स्थापना और केंद्र द्वारा पूरे देश के लिए नियोजन कार्य करने के फलस्वरूप देश की पूरी अर्थव्यवस्था पर केंद्र सरकार का प्रभुत्व स्थापित हो गया। और इस प्रभुत्व की कल्पना संविधान निर्माती सभा के सदस्यों ने नहीं की थी। संविधान निर्माती सभा के वाद विवाद में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता और महत्व पर गंभीरता से विश्लेषण नहीं हुआ, क्योंकि संविधान निर्माताओं को ऐसा कोई अंदेशा ही नहीं था कि यह बिंदु भारतीय संघ के लिए इतना बड़ा बन जाएगा। संविधान निर्माती सभा ने केवल समवर्ती सूची में आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन शब्द का समावेश करके नियोजन संबंधी विषय को भविष्य की सरकार के हाथों में छोड़ दिया। संघ संविधान समिति ने अपने प्रथम प्रतिवेदन में यह आशा प्रकट की थी कि नियोजन संबंधी विषय को संघ सरकार के क्षेत्राधिकार में रखा जाएगा, किंतु भारत विभाजन के पश्चात पनपी परिस्थितियों के फलस्वरूप संघ संविधान समिति ने अपने द्वितीय प्रतिवेदन में यह सिफारिश की कि नियोजन के विषय को समवर्ती सूची में रखना ही उचित होगा। वास्तव में संविधान निर्माती सभा के सदस्यों ने यह कभी नहीं सोचा था कि भविष्य में नियोजन का संघ प्रणाली पर क्या असर पड़ने वाला है। यह भी नहीं सोचा गया कि कहीं योजना आयोग, वित्त आयोग जैसे संवैधानिक निकाय को अर्थहीन कर देगा। योजना आयोग के बढ़ते हुए कार्य क्षेत्र के कारण वित्त आयोग की भूमिका के संबंध में संविधान निर्माताओं की आशाओं पर पानी फिर गया और आज योजना आयोग से भी ज्यादा शक्तिशाली निकाय बन गया है, जो कि संपूर्ण भारतीय संघ व्यवस्था को गहराई के साथ प्रभावित कर रहा है। वाद विवाद का अगला बिंदु भाषाई प्रांतों के संबंध में था। भाषाई प्रांतों के संबंध में संविधान निर्माती सभा में गहरा वाद विवाद था और इस संबंध में BN राव के अनुसार भारतीय संविधान का निर्माण करते समय एक जटिल समस्या भाषाई प्रांतों के निर्माण की होगी।
यानी संविधान सभा को पहले ही ये अंदेशा था कि भाषाई प्रांतों के निर्माण की जो समस्या है वह भविष्य में जटिल होने वाली है। और इसी संदर्भ में बी एम राव का ये कहना था कि भारतीय संविधान का निर्माण करते समय एक जटिल समस्या भाषाई प्रांतों के निर्माण की होगी। भाषाई प्रांतों के निर्माण की समस्या ने लगभग 3 वर्षों तक संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों को उत्तेजित किए रखा। सभा ने विभिन्न दबावों के बावजूद समस्या का कोई हल नहीं निकला और संविधान के अनुच्छेद 3 को स्थान देकर नए राज्यों के निर्माण का मामला भविष्य के लिए छोड़ दिया गया। संविधान सभा में भाषण देते हुए 27 नवंबर 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि उनकी सरकार भाषाई प्रांतों के सिद्धांत को स्वीकार करती है और अपनी इसी नीति के अनुसार संविधान सभा की प्रारूप समिति ने प्रांतों के पुनर्गठन के प्रश्न पर विचार करने के लिए 4 सदस्यों के एक आयोग का गठन किया। इस आयोग ने ये कहा कि सामान्यतः यह माना जाता है कि प्रांत बनने का दावा करने से पहले किसी भी भाषाई प्रांत को कुछ शर्तों को पूरा करना चाहिए, जिनके अभाव में उसकी मांग को ठुकराया जा सकता है। यानी कोई भी क्षेत्र जो भाषाई आधार पर राज्य के निर्माण की मांग करता है वह कुछ शर्तों को पूरा करेगा। अगर वह शर्तों को पूरा नहीं करता है तो उसकी मांग को ठुकराया जा सकता है। ये शर्तें क्या है? ये शर्तें इस प्रकार है। एक राज्य बनाते समय भौगोलिक निरंतरता, वित्तीय आत्मनिर्भरता, प्रशासनिक सुविधा, भविष्य में विकास की क्षमता और प्रस्तावित प्रदेश के अंतर्गत एक ही भाषा बोलने वाले लोगों के बीच सामान्य सहमति और अल्पसंख्यकों की इच्छा और सुविधा आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर कोई प्रांत जो भाषाई आधार पर अपना गठन चाहता है वो इन शर्तों को पूरा करता है तभी उसकी मांग पर विचार किया जा सकता है। संविधान प्रारूप समिति के सदस्य इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि ऐसा कोई मार्ग खोज लिया जाए ताकि संघीय ढांचे के अंतर्गत ही भाषाई राज्यों के निर्माण की समस्या का समाधान हो जाए और साथ ही अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण भी हो सके। A.K. अय्यर ने कहा कि अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को राज्यों के गठन संबंधी विशद शक्तियां देना संघीय सिद्धांत के प्रतिकूल है। इस संबंध में P.S. देशमुख का यह विचार था कि भाषाई राज्यों की मांग से पृथकतावादी प्रवृत्तियां बढ़ेंगी, अतः हमें ऐसा संविधान बनाना चाहिए जिसमें एकात्मक शासन व्यवस्था हो। मौलाना आजाद का भी ये विचार था कि भाषाई प्रांतों के आधार पर उठने वाली पृथकतावादी प्रवृत्तियों को देखते हुए
नए संविधान में केंद्रीय सरकार की स्थिति मजबूत होनी चाहिए। इस समय नेहरू और पटेल ने भी भाषाई प्रांतों के निर्माण की मांग का जोरदार विरोध किया, किंतु पट्टाभी सीतारमैया ने संविधान सभा से प्रांतीय भाषाई प्रांतों के निर्माण के सिद्धांत को स्वीकार करने की प्रार्थना की। पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया गया। इस उप समिति ने 2 जून 1947 को यह सिफारिश की कि संविधान स्वाधीनता प्राप्ति के बाद सरकार एक नए स्वाधीनता प्राप्ति के बाद नए राज्यों के निर्माण हेतु एक आयोग नियुक्त करेगा। संक्षेप में, भाषाई प्रांतों के निर्माण की मांग से लगता था कि देश की एकता भंग हो जाएगी। इसके फलस्वरूप संविधान निर्माताओं ने मजबूत केंद्र की धारणा को संविधान में स्थान दिया और जिसके फलस्वरूप भारत में मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था को अपनाया गया। संविधान सभा में वाद विवाद का अगला बिंदु है देशी रियासतों का विलय। संविधान निर्माण के समय देशी रियासतों के विलय या एकीकरण की जो समस्या थी वह भी एक जटिल समस्या थी। देशी रियासतों का भारतीय संघ में अधिमिलन किया जाना अपने आप में बड़ा मुश्किल कार्य था। वीपी मेनन के शब्दों में, शासकों की सामान्य प्रवृत्ति यह थी कि सर्वोच्च सत्ता की समाप्ति से उन्हें जो सौदा करने की स्थिति प्राप्त हो गई थी उससे वे पूरा लाभ उठाना चाहते थे। अंतरिम सरकार के निर्णय के अनुसार जुलाई 1947 में रियासत विभाग की स्थापना की गई और सरदार पटेल उसके कार्यकारी मंत्री बने। सरदार पटेल ने रियासतों को आश्वासन दिया कि प्रतिरक्षा, विदेशिक मामले और संचार, इन 3 विषयों के अधिमिलन के अतिरिक्त उनसे और कोई मांग नहीं की जाएगी। लॉर्ड माउंटबेटन ने भी कहा कि देशी रियासतें अलग से उपनिवेश नहीं बना सकती। हम अधिसत्ता रियासतों को वापस करते हैं और उन्हें भारत सरकार तथा भारत या पाकिस्तान की संविधान सभाओं से संपर्क स्थापित करने और समझौता करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये कहना था लॉर्ड माउंटबेटन का। मंत्रिमंडल मिशन की योजना में कहा गया कि संविधान सभा को देशी रियासतों से समझौता करने का अधिकार होगा। देशी रियासतों को संविधान सभा में अपने प्रतिनिधि भेजने चाहिए। जब तक वे प्रतिनिधि नहीं भेजते तब तक उनका प्रतिनिधित्व समझौता समिति करेगी। अधिकांश रियासतों ने जैसे ग्वालियर, बीकानेर, पटियाला, नवानगर आदि ने 15 अगस्त तक अधिमिलन पत्र और यथास्थिति करार पर हस्ताक्षर कर दिए। भारत में पड़ने वाली लगभग सभी रियासतों के इस प्रकार अधिमिलन से देश की मौलिक एकता सुरक्षित हो गई। केवल हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ आदि रियासतों के शासक ही ऐसे थे जिन्होंने अधिमिलन पर हस्ताक्षर नहीं किए। नेहरू ने संविधान सभा को सूचित किया कि कतिपय रियासतें
केंद्रीय सरकार को मंत्री मिशन की योजना द्वारा प्रस्तावित शक्तियों से भी अधिक शक्तियां देने के पक्ष में है। एजी आयंगर के अनुसार संघ सरकार रियासतों के अंतर्गत संघीय विषयों के प्रशासन में तभी हस्तक्षेप करेगी जब ऐसा करना आवश्यक होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि प्रांतों और देशी रियासतों की स्थिति में थोड़ा अंतर है और जब तक यह अंतर रहता है तब तक अखिल भारतीय महत्व के मामलों पर केंद्रीय सरकार की सक्षमता ढीली ढाली ही रहेगी। कोचीन राज्य के प्रतिनिधि गोविंद मेनन ने कहा कि संविधान सभा को एक ऐसी समिति नियुक्त करनी चाहिए जो रियासतों के लिए मॉडल संविधान बनाए, किंतु संविधान सभा के कई सदस्यों ने इस विचार का विरोध किया। कुछ सदस्यों का विचार था कि प्रांतों और देशी रियासतों के संविधान समान होने चाहिए। सरदार पटेल ने संविधान सभा में कहा कि लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में प्रांतों और रियासतों के लिए पृथक पृथक संविधान की व्यवस्था करना अनुचित होगा। इस समय तक रियासतों के प्रतिनिधि भी सरदार पटेल के दृष्टिकोण से सहमत हो गए थे। फिर भी कुछ रियासतों को यह भय था कि भारतीय संघ में अधिमिलन से उन्हें आर्थिक हानि हो सकती है और इसके मुआवजे का प्रावधान किया जाना चाहिए। टीवी कृष्णामाचारी की अध्यक्षता में इस पहलू पर विचार के लिए भारतीय राज्य वित्तीय जांच समिति नियुक्त की गई और संविधान सभा में इसके प्रतिवेदन पर विचार किया गया। सभी रियासतों ने भारतीय संघ में शामिल होना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार एक महान रक्तहीन क्रांति हुई। भारत की एकता का आदर्श जो सदियों तक एक दूर का स्वप्न था, अब पूरा हो चुका।